लेकिन ये गुनाहे अजीम तो कांग्रेस का ही किया हुआ था ना नकीबे मिल्लत आए और ना फायदे मिल्लत आए। अभी कोई बहुत बड़ा सपना देखने की बात लोग नहीं कर रहे हैं। पहले तो कह रहे हैं कि भैया ये जाए, हम बहुमत में अकेले हुकूमत बना रहे हैं। जो लखनऊ में एटीएस ने दो बहुत ही निर्दोष दिखने वाले बच्चों को पकड़ा है, आपको नहीं लगता है कि आपको बच के चलना चाहिए? समाजवादी पार्टी के सीने में तीर घोंपे गए हैं। आपको याद होगा कि बिलरियागंज में सीए एनआरसी को लेकर मसला हुआ था, पुलिस का तांडव मचाया गया था। उन्होंने और उनके वालिद ने, जनाब मुलायम सिंह यादव जी ने, इस पूरे यूपी को और स्पेशली आजमगढ़ को अपने खून से सींचा है। इसलिए आजमगढ़ ने उनको बहुत इज्जत दी है, स्पेशली आजमगढ़ से वो हमेशा जीतते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं सैफुल इस्लाम सैफ़ी और आप देख रहे हैं अहवाल दुनिया की ख़ास पेशकश मुलाकात में आज हमारे साथ होंगे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जनाब अमीक जामई साहब। हम अमीक जामई साहब से वीडियो कॉल पर जुड़ते हैं। बने रहिए अहवाल दुनिया पर। अमीक जामई साहब, स्वागत है आपका अहवाल दुनिया पर। तो बगैर किसी ताख़ीर के सवालात का सिलसिला शुरू किया जाए। सबसे पहले आप ये बताइए कि आपकी पार्टी यानी समाजवादी पार्टी सन 2022 के विधानसभा चुनाव में बहुमत हासिल कर पाएगी, या आपको क्या उम्मीद लगती है, कितनी सीटों पर समाजवादी पार्टी की जीत होगी? सबसे पहले तो अहवाल दुनिया का और उसकी पूरी टीम का बहुत बहुत हम शुक्रिया अदा करेंगे कि आपने हमें इस सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे जोड़ने की जहमत उठाई। देखिए, समाजवादी पार्टी बहुत ताकत से 2022 में ऐसा समझती है, समाजवादी पार्टी ऐसा देश के बेशतर लोगों का भी ये ख्याल है, सिर्फ चुनाव की बात नहीं है, कि 16 मई 2014 के बाद जिस तरह से एक अधिनायकवादी हुकूमत का उभार देश में हुआ, जिस तरह से पूरे मुल्क के जो इंडिपेंडेंट इदारे थे, इंस्टीट्यूशंस थे, अदलिया थी, सीबीआई, एनआईए, ईडी, इन सब को ज़ेरे असर करने का काम मरकजी हुकूमत ने भी किया और सूबे में भी यही देखा गया कि जो हकूक थे, इंसानी हकूक थे, या जो एक सिटीजन्स के हकूक होते हैं, उसको बहुत ही बुरे तरीके से कुचला गया। चाहे हमारे मुल्क में किसानी का सवाल हो, इन सारे सवालात पे हम देख रहे हैं कि 16 मई 2014 के बाद मुसलसल सभी जो क्लास हैं, सभी जो वर्ग हैं, सभी जो रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं, दे आर अंडर अटैक। और उत्तर प्रदेश में भी ऐसा ही देखने का मिल रहा है, जिसका मुजाहरा भारतीय जनता पार्टी ने, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। तो सूबे में हर कोई इस वक्त भारतीय जनता पार्टी से निजात चाहता है। वो चाहता है कि एक ऐसी डेमोक्रेटिक और लिबरल गवर्नमेंट आए कि जिससे पहले तो जमहूरियत और सेकुलर जो है वो बहाल हो। अभी कोई बहुत बड़ा सपना देखने की बात लोग नहीं कर रहे हैं। पहले तो कह रहे हैं कि भैया ये जाए, भारतीय जनता पार्टी जाए, बाकी ठीक है, समाजवादी पार्टी तो हमारी पार्टी है, हम उनसे लड़ झगड़ लेंगे जो भी अपने हक हकूक की बात होगी। तो मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के, चाहे वो किसान हो, बिजनेस क्लास हो, छोटे जो कल कारखाने चलते हैं, चाहे वो मऊ से लेके, गोंडा से लेके बनारस तक का जो बुनकर बेल्ट है, जो पूरी ताकत है पूर्वांचल की, चाहे वो फिरोजाबाद में बर्तन के ताजिर हों, या कन्नौज में पूरी दुनिया की जो इत्र है वो कन्नौज की बहुत मानी जाती है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये सभी लोग ये चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जाए और समाजवादी पार्टी की हुकूमत बने। तो हम ये उम्मीद कर रहे हैं और जनता की
ने जिस तरह से हमें जिला पंचायत में और बीडीसीज में हमें रिजल्ट दिया है, जो हमारे ऑफिशियल कैंडिडेट थे, क्योंकि ये ग्रामीण चुनाव होता है, ग्रामीण उत्तर प्रदेश का चुनाव, तो हम आपसे इतना कह रहे हैं कि हम बहुमत में अकेले हुकूमत बना रहे हैं और मुख्यमंत्री हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनने वाले। अमीक जामई साहब, आपने कहा कि जनता चाहती है कि लिबरल हुकूमत आए, लेकिन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी मुसलमानों का नाम लेते हुए डरते हैं। एक बार वो पोस्ट करते हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को लेकर, तो उसमें हिंदू लिखना नहीं भूलते, लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर ट्वीट करते हैं तो उसमें मुस्लिम लिखना भूल जाते हैं। क्या वजह रही होगी इसकी? देखिए, ये एक कैंपेन है आदरणीय जनाब अखिलेश यादव जी के खिलाफ। उनको ये पेंट करने की कोशिश की गई है कि वो एंटी मुस्लिम है, मुसलमानों की बात नहीं करना चाहते। जैसे आपको मालूम हो कि इससे पहले भी बीजेपी और आरएसएस ने आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी को किस बात का खिताब दिया था? उनको कहा जाता था मुल्ला मुलायम सिंह, ठीक है ना? मुल्ला मुलायम सिंह इसलिए कहा जाता था आरएसएस बीजेपी के जरिए, क्योंकि बीजेपी आरएसएस को ये लगता था कि मुसलमानों के जो राइट्स हैं, उनकी जो वॉइस है, और चाहे वो एमएलएज हों, मिनिस्टर्स हों, कैबिनेट हों, राज्यसभा हों, लोकसभा हों, हर जगह पर एक बराबर की भागीदारी समाजवादी पार्टी हमेशा, जैसे सभी धर्म हैं उसी तरह से मुस्लिम अक़लियतों को, क्योंकि वो ज्यादा अंडर अटैक थे, तो बहुत खुल के मुलायम सिंह जी और समाजवादी पार्टी और आदरणीय अखिलेश यादव जी इसकी हिमायत करते हैं। तो इसलिए अब ये ही सवाल कुछ लोग घूमकर हमारे यहाँ मुस्लिम माइनॉरिटीज में मैं ये मानता हूं कि ये उनके सवाल नहीं है, ये कुछ सवाल हैं जो बाहर से लाए गए हैं, विपक्ष के जरिए बनाया गया। जामिया मिलिया जहां से मेरी तालीम हुई है, और जिसके बाद हमने समाजवादी पार्टी 2018 में ज्वाइन की, तो जब कौमी तर्जुमान बनाए गए तो उसमें 6 मुस्लिम अक़लियतों से और बहुत ही पढ़े लिखे प्रोफेसर अब्दुल हफीज गांधी, प्रोफेसर अली महमूदाबाद जैसे नौजवानों को उन्होंने कौमी तर्जुमान बनाया, ठीक है? 2019 के मैनिफेस्टो में, और चाहे जो भी तकर्रुरी हुई हैं, चाहे वो युवजन सभा हो, चाहे वो यूथ हो, चाहे वो चुनाव की कमान हो, चाहे वो उनका अपना दफ्तर हो, मतलब इन सभी में कोई चेंज जैसे आदरणीय नेताजी के समय पे था, आज भी कोई नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो हमारे आदरणीय अखिलेश यादव जी को बगैर दाढ़ी का मुसलमान समझ के एक बड़ा हिस्सा मीडिया का पेंट करता है, अब आप ये समझिए कि नाम लेना और काम करना दो अलग बातें होती हैं। कि आप मुंह भराई करिए, मुंह भराई में सबसे ज्यादा नुकसान मुसलमानों का हुआ है। आज उन्होंने, कल की बात है कि जो लखनऊ में एटीएस ने 2 बहुत ही निर्दोष दिखने वाले बच्चों को पकड़ा है, तो जब उनसे पूछा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो उन्होंने कहा कि मुझे उत्तर प्रदेश की पुलिस पर और भारतीय जनता पार्टी की पुलिस पर भरोसा नहीं है, क्योंकि ये सवाल कहीं से मुसलमानों से जुड़ा हुआ था। इसलिए 24 घंटे समाजवादी पार्टी के सीने में तीर घोंपे गए हैं, बीजेपी के जरिए, आरएसएस के जरिए, ट्रोल आर्मी के जरिए और मीडिया जो 90% है उसके जरिए। वही सवाल आप भी करना चाह रहे हैं? नहीं, सवाल अच्छा ठीक है, ये सवाल विपक्ष की तरफ से लिया है। मैं आपसे ये कह रहा हूं, आप जरा बात का कॉन्टेक्स्ट समझ। आप चाहते हैं कि मुसलमान नाम लेकर और साहब हजरत मौलानाओं को साथ में लेकर टहल कर, बेशक वो सभी बड़ों का इज्जत करते हैं, सम्मान करते हैं, इसीलिए तो 2012-17 में जो जैसे भी चीजें जो कानून और संविधान के दायरे में थी वो सारे काम किए गए जी। लेकिन जो इस वक्त जो एक्सट्रीम पोलराइजेशन है,
आपको नहीं लगता है कि आपको बच के चलना चाहिए? बच के चलने का मतलब यह नहीं है कि आप उनके सवालों पर, अब जैसे भागीदारी का सवाल है, 2022 में समाजवादी पार्टी उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं करेगी। जो मुसलमानों का हिस्सा बनता है, हमारे अपर कास्ट का हिस्सा है, एससी का हिस्सा है, ओबीसी का हिस्सा है, उन सारी चीजों को हम करेंगे। लेकिन चाहे वो सीए एनआरसी के मूवमेंट का, अगर आपको शायद इल्म हो, तो मैं तो उसका कन्वीनर था मूवमेंट का, और बतौर कौमी तर्जुमान मैंने उस मूवमेंट का आगाज किया था 8 दिसंबर को कैफी आजमी एकेडमी से। इसके बारे में भी सोशल मीडिया पे एक बड़े तबके ने ये अफवाह फैलाई कि जनाब अखिलेश यादव जी सड़क पे नहीं उतरे। 12 दिसंबर को 2019 को हमने जौनपुर में रैली की सीए के खिलाफ। उसके बाद 19 दिसंबर को 16 दिसंबर को विधानसभा समाजवादी पार्टी ने ठप की सीए के खिलाफ। सारे हमारे एमएलए जितने भी थे, चाहे वो आजमगढ़ के नफीस सिद्दीकी साहब हों या जो भी लोग हों, इन सभी ने नंगे होकर विधानसभा के सामने, उस वक्त जामिया मिल्लिया के बच्चों को भी बहुत मारा गया था, उसके खिलाफ मुजाहरा किया कि हम इसे नहीं होने देंगे। लेकिन जब 19 दिसंबर में ये कॉल दी गई लखनऊ में, तो उसके दो ग्रुप था जो कॉल देने वाला था। एक रिहाई मंच था और एक संविधान बचाओ देश बचाओ अभियान, जिसके कन्वीनर अमीर जामा ही होते हैं। तो जब हमने इसका मूवमेंट की बात हमने आदरणीय अखिलेश यादव जी से की, तो परमिशन तो, क्योंकि मैं कौमी तर्जुमान था, तो बगैर परमिशन लिए मैं मूवमेंट कैसे कर सकता था। उन्होंने कहा कि इसको पूरी ताकत से करिए, लेकिन इसमें किसी भी पार्टी का कोई झंडा ना हो, ये जनता का आंदोलन लगना चाहिए। अब बात समझ रहे हैं ना? जैसे जामिया ने जब शुरुआत किया सीए मूवमेंट का मरकज से, फिर शाहीन बाग का जन्म हुआ, जामिया मिलिया के बच्चों ने किया, तो जामिया मिलिया इस्लामिया में कम्युनिस्ट पार्टी का झंडा, कांग्रेस का झंडा तो आपको नहीं दिखा। हम ये तो नहीं कहेंगे कि राहुल गांधी उसमें साथ नहीं थे, लेकिन जब 19 दिसंबर में, ये मैं इसका जवाब दे रहा हूं जो पेंट करने की कोशिश की जा रही है, 19 दिसंबर के बाद जब इसमें बहुत इनोसेंट लोग मारे गए, जब इसके अंदर बहुत सारी हत्याएं योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने की, मासूम निर्दोष मुसलमान बच्चों की या लोगों की, तो अकेली उत्तर प्रदेश में सिर्फ समाजवादी पार्टी थी जो उनके हक में खड़ी हुई, और 5-5 लाख रुपए समाजवादी पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के जरिए, और खुद अखिलेश यादव जी, कानपुर में जो हत्या हुई थी वो खुद उनके घर गए, और जब गए तो पूरा कानपुर में सिर्फ इंसानों का सैलाब था। लखनऊ में एक बच्चे का हत्या हुई थी पुलिस की गोली से, वो उसके घर गए। विपक्ष में तो आप यही कर सकते हैं। और इसके बाद उन्होंने कहा, जी बताएं। अमीर जामाई साहब, आपने कहा कि अखिलेश यादव जी CAA में फला जगह गए, यहाँ गए, वहाँ गए। आपको याद होगा कि आजमगढ़ के बिलरियागंज में CAA के विरोध में प्रदर्शन हो रहा था, जिसमें पुलिसिया तांडव मचाया गया था, जिसके बाद जामिया मिल्लिया इस्लामिया के कुछ छात्र राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री अखिलेश यादव जी के आवास पर दिल्ली पहुंचते हैं। तो पहले तो उनको एंट्री नहीं मिलती है, पुलिस द्वारा उनको खदेड़वाया जाता है, लेकिन जब वो छात्र 10 से 15 छात्र अटल हो जाते हैं तो उनको एंट्री मिलती है, अखिलेश यादव जी आते हैं। तो छात्र उनसे मांग करते हैं कि आप आजमगढ़ के सांसद हैं, आप आजमगढ़ पहुंचे, उनकी पीड़ा सुने। तो अखिलेश यादव जी आश्वासन देते हैं कि मैं कल वहां पहुंच जाऊंगा। वो दिन गया, आज तक अखिलेश यादव जी सांसद आजमगढ़ नहीं पहुंचे हैं। बस रात को इन सब कहने के बाद रात को ट्वीट कर दिया था। तो क्या अखिलेश यादव जी की जो सियासत है, जो संघर्ष है, वो सिर्फ ट्विटर तक ही सीमित है, जैसा कि विपक्ष आरोप भी लगाता है? बात समझिए, जनाब अखिलेश यादव जी सिर्फ सांसद नहीं हैं, पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं। उन्होंने और उनके वालिद ने, जनाब मुलायम सिंह यादव जी ने, इस पूरे यूपी को और स्पेशली आजमगढ़ को अपने खून से सींचा है। इसलिए आजमगढ़ ने उनको बहुत इज्जत दी है, स्पेशली आजमगढ़ से वो हमेशा जीतते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, एक बात समझिए आप, कि आजमगढ़ को वो लोग अपनी जान से ज्यादा चाहते हैं, और सिर्फ इसलिए नहीं है कि वहां की जनता उनको जिताती है, उनका ये मानना है कि ये समाजवादी आंदोलन का गढ़ है, जहां से समाजवादी आंदोलन पैदा हुआ है। कि एक से एक अजीम
कायद वहां पे स्वतंत्रता संग्राम के बाद वहां पे पैदा हुए। मैं आपका जवाब पहले दे देता हूं जो आपने बिलरियागंज पे किया है। जब जो भी स्टूडेंट से मिलने गए वहां पर, देखिए एक बात तो समझिए कि सबसे पहले जो उनकी सिक्योरिटी है, इवन हमारे दफ्तर में, लखनऊ के दफ्तर में जब वो आते हैं तो करीब 5-6 हजार बच्चे, स्टूडेंट, यूथ उनसे मिलने आते हैं और उसमें बहुत भगदड़ होती है। और सिक्योरिटी जो है वो उसका एक प्रोटोकॉल है कि जब तक उनको इंफॉर्मेशन अंदर तक ना पहुंच जाए, वो इवन कभी कभार जो पार्टी के हमारे नेता हैं उनको भी वो पुश कर देते हैं, क्योंकि वो उनका काम है हिफाजत करना। उनका, वो समाजवादी पार्टी के कमांडो नहीं है वो, ठीक है। लेकिन मुझे ये मालूम है कि उन जैसे ही जनाब अखिलेश यादव जी को ये पता चला कि आजमगढ़ से बच्चे आए हैं, ये नाम सुनते ही सभी बच्चे अंदर गए और वो बाहर लॉन में आए और उन्होंने सब बच्चों से एक एक करके बहुत देर तक बात की और आप सब लोगों को मिठाइयां खिलाई और लड्डू का एक एक पैकेट अपनी तरफ से उन्होंने गिफ्ट किया। मेरे ख्याल से ये संसद का समय है जिस दिन संसद के सेशन चल रहे थे। अब देखिए एक बात तो ये है कि जब आजमगढ़ में ये वाकया हुआ, उसके बाद एक पॉलिटिक्स नहीं हो जाती है उसके ऊपर। एक पार्टी है जिसने असम से एनआरसी का ये जो जहर है बोया, ये जो एसिड डाला है पूरे मुल्क में, जो मुसलमानों को, मतलब अगर आज असम में लाखों लोग नो मैंस लैंड में झोपड़ियों में रह रहे हैं, जो ना बांग्लादेश के हैं ना इधर के हैं। मरहूम राजीव गांधी गुजर गए, उनको स्वर्ग में जगह मिले, ईश्वर के चरणों में जगह मिले, लेकिन ये गुनाहे अजीम तो कांग्रेस का ही किया हुआ था ना। जब 19 दिसंबर के बाद, महीने के बाद ये जो महिलाओं का मूवमेंट शुरू हुआ, तो पूरे सूबे में समाजवादी पार्टी के चाहे वर्कर्स हों, उनका खाना पीना, बैकग्राउंड में पूरी मदद करना। क्या आप इस बात से इनकार करेंगे आजमगढ़ के अंदर कि जब आजमगढ़ के जिले में सीए की रैली के लिए परमिशन नहीं मिल रहा था, तो चाहे वो जनाब नफी सिद्दीकी साहब हों या बीएसपी के गुड्डू जमाली साहब हों, इनकी वजह से वो मैदान नहीं मिला था जहां पे रैली हुई, क्योंकि आम लोगों को जगह तो मिल नहीं रही थी। तो आप जो एंटी सीए और एंटी मुसलमान का जो ये आरोप है, ये जबान आपकी नहीं है एक्चुअली। ये जबान एक कैंपेन की जबान है कि अखिलेश जी बिलरिया क्यों नहीं गए। आलमबदी साहब, नफीस साहब, ये सभी लोग वहां पहुंचे। हमारे सारे जो विधायक हैं वो सुख दुख में रहे, और मुझे उम्मीद है कि इतनी जो गंदी पॉलिटिक्स वहां पे बिलरिया में खड़ी की गई, ये पोर्ट्रे करने की कि जिन्होंने आजमगढ़ को खड़ा किया हो, पीजीआई से लेकर न जाने क्या क्या आजमगढ़ में बना है। आज आजमगढ़ में गया था अभी, मेरा तो स्कूलिंग शिबली स्कूल से है, पूरा आजमगढ़ बदल गया है। लगता ही नहीं कि वही आजम। मेरा कहना है मियां कि ये जो कहना कि एंटी मुसलमान, जब आप ये बात कहते हैं तो सूबे में इतना बड़ा स्ट्रक्चर, इतनी बड़ी ताकत, 2012-17 में आपको शायद मालूम हो कि पूरे मुल्क का जो तनासुब है हिस्सेदारी का, फ्रीडम स्ट्रगल के बाद, वो सिर्फ समाजवादी पार्टी के एमएलए के जरिए हुआ। 49 एमएलए समाजवादी पार्टी के मुस्लिम एमएलए जीत कर आए, जिनकी तादाद आज पूरी मिलाइए तो 25 भी नहीं है। तो अब सबको आराम हो गया है, क्योंकि जब आप ये बात करते हैं तो आप खुद हिस्सेदारी पर, आप खुद अपनी लीडरशिप पर आप सवाल बेशक करिए। शिकायत तो इंसान अपनी ही अपनों से ही करता है, लेकिन ये कह देना कि साहब बिलरियागंज की खवातीन का साथ ना दिया, हम ये कह रहे हैं कि पूरे सूबे में कांग्रेस बताए कि किस परिवार को जिन्होंने अपने बेटे या बेटियों को खो दिया इसके अंदर, उन पे उनके हाथ पे पे रख दिया हो। ठीक है, एक डेमोक्रेटिक पार्टी है कांग्रेस भी, उन्होंने पॉलिटिक्स करनी चाहिए, वो बिलरिया चले गए, उन्हें भी हक है। लेकिन उसके बाद की बात सबसे बड़ी है, क्योंकि सरकार समाजवादी पार्टी को बनानी है। अखिलेश यादव जी ने हमारे बहुत साफ किया दो बात।
शायद अगर आपको जामिया मिलिया के जो तालिब इल्म है वो बहुत ही वसी ख्याल के होते हैं, क्योंकि मैं शिबली स्कूल से जामिया से पढ़ा। आज जो कुछ मैं आपके सामने बात कर पा रहा हूँ, लड़ पा रहा हूँ, वो जामिया की वजह से है। और मेरा जहन बहुत संकुचित नहीं है, नैरो माइंडेड नहीं है। आपको शायद याद हो कि सिर्फ अकेले प्रियंका गांधी जी में और मायावती जी में और अखिलेश जी अकेले इंसान थे जिन्होंने कहा कि मैं पहला शख्स होऊंगा जो एनपीआर का फॉर्म नहीं भरेगा। मतलब सिविल नाफरमानी का कॉल। एक सूबे का उप मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि सिविल नाफरमानी का कॉल कह रहे हैं, उनका मतलब ये है कि मैं नहीं भरूंगा तो पूरा सूबा नहीं भरेगा, तुम्हें करना है कर दो, हम इसे फेल कर देंगे। नंबर 1। नंबर 2, पूरे सूबे में 5-5 लाख रुपए। अभी सरकार तो है नहीं कि हम उन्हें कंपनसेशन दे दें। प्रियंका जी कहीं नजर नहीं आई, उनका कोई नेता, जो लोग टोपी लगा रहे हैं आजकल मुसलमानों का नेता बनना है, वो भी कहीं नजर नहीं आए। मतलब हम कह रहे हैं कि एक बोरा चावल खेत किसानी से। सबसे बड़ी बात फिर अखिलेश यादव जी ने कही कि सरकार बनते ही जितने सीए एनआरसी के केसेस हैं जो योगी आदित्यनाथ ने लोगों पे लगाए हैं, उसको हम विड्रॉ करेंगे और उनको लोकतंत्र सेनानी का हम लक़ब देंगे जिन्होंने इस फाइट को लड़ा। आगे बताइए। अच्छा, तो अमित शाह अभी जल्दी में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का इंटरव्यू देख रहा था आज तक पे। उन्होंने कहा कि हम बड़े दल से गठबंधन नहीं करेंगे, छोटे दलों से गठबंधन करेंगे। तो जो मुस्लिम क़यादत की बात करती है, छोटी तंजीमें, छोटे जो सियासी पार्टियां जैसे एआईएमआईएम है, राष्ट्रीय उलमा काउंसिल है, पीस पार्टी है, क्या इनसे भी गठबंधन की कोशिश रहेगी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी? नहीं, मतलब हम आपसे पहले हमने कहा कि समाजवादी पार्टी इस चीज को इंश्योर करना चाहती है कि सभी धर्म की, सभी जात की और सभी मजहब की जो भागीदारी का क्वेश्चन है वो इसमें पूरा हो। और हम चाहते हैं कि जो इलाकाई पार्टियां हैं उन सभी को, जो सेकुलरिज्म की बका में, जो बीजेपी के खिलाफ ईमानदारी से लड़ना चाहते हैं। अब अगर कोई ये कहता है कि हमारे लिए तो नरेंद्र मोदी बहुत अच्छा है, हमारे लिए तो क्या नाम है वो समाजवादी पार्टी आरएसएस है, वो चड्डी पहनते हैं, आप बताइए इसमें क्या इम्कान है कि उनसे बात की जाए? वो सभी लोग जो ये समझते हैं कि जो डेमोक्रेटिक फोर्सेस हैं, जो ये समझते हैं कि समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है और वही लड़ सकती है, इसमें बहुत सारे दल हैं जो बहुत नेक नीति से, जो चौहान समाज के बीच में हैं, और चाहे वो आरएलडी है जो जिनका जाटों में बहुत वर्चस्व है वेस्ट यूपी में, हम सभी लोगों को चाहते हैं कि वो सभी जो डेमोक्रेटिक फोर्सेस हैं जो बीजेपी से लड़ना चाहते हैं, उन सभी का इस्तकबाल है कि वो सभी उनका हम सबका साथ लेना चाहते हैं। राष्ट्रीय उलमा काउंसिल आजमगढ़ की बड़ी पार्टी है और उस इलाके की, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या उनसे भी गठबंधन की कोशिश की? सभी पार्टियों के बारे में मैं आपका सवाल जानता हूं। मैं उन सभी पार्टियों के बारे में हम ये कहना चाहते हैं कि हम सभी को आइए बात करिए, और हम सभी लोग बीजेपी आरएसएस जैसी ये जो फोर्स है इसको गिराना चाहते हैं। अगर वो इसमें सहयोग देना चाहते हैं तो उनका वेलकम है। अच्छा, ये बताइए कि सन 2022 के चुनाव में, विधानसभा चुनाव में आपको क्या लगता है किन दो बड़ी पार्टियों में लड़ाई रहेगी? कौन सी दो पार्टियां? देखिए, जो बीजेपी, और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, आप आजमगढ़ में भी महसूस कर सकते हैं, आप दिल्ली में भी महसूस कर सकते हैं बैठ के, कि सभी को ये मालूम है कि जो मुकाबला है वो तो समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच का मुकाबला है। क्योंकि पूरे सूबे में सबसे ज्यादा जो यूथ फोर्स है वो समाजवादी पार्टी के पास है, और सबसे बड़ा संगठन समाजवादी पार्टी के पास है। हमने सरकारें चलाई हैं 12-17 की, और जो सूबे में 12-17 में काम हुआ था, चाहे वो हेल्थ में हो, एजुकेशन में हो, स्कॉलरशिप में हो, और लैपटॉप गांव की ग्रामीण बच्चियों को बांटे गए, चाहे वो साइकिल हो उनको बांटी गई,
और जितने भी फलाही प्रोग्राम्स थे आज, इवन अगर आप मतलब न्याउज जाएं, गांव में न्याउज में किसी अगर आप अनुसूचित वर्ग की बस्ती में चले जाएं तो वो कहेंगे भैया अखिलेश जी रहन कि 500 रुपया महीने में पेंशन आ जा रहा है। और पेंशन जो है, देखिए आपके लिए 500 रुपये मायने नहीं रखता है, बट जो खेतों में वो महिला काम करती है ना, उसे मुश्किल से मजदूरी भी नहीं मिलती है, तो महीने में 500 रुपया उसका 15 दिन का इंतजाम है। तो हम बहुत बुरी ताकत से पूरा सूबा ये जानता है कि ये लड़ाई समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच है। और उन सभी दलों का, बाकी जो दल हैं उनका सबका स्टैंड पूरे सूबे में सबको मालूम है कि कौन कहाँ पे खड़ा है। बहुजन समाज पार्टी को आप नजरअंदाज कर रहे हैं। हालांकि अगर देखा जाए सन 2017 में तो सीटें भले ही समाजवादी पार्टी की 47 रही हों, उनकी 19 रही हों, लेकिन वोट परसेंटेज की बात करें तो समाजवादी पार्टी को जो वोट मिला था वो 21.8 और 2%, और उसको बहुजन समाज पार्टी को जो वोट मिला था वो 22.22% वोट मिला था। यानी वोट जो परसेंटेज है वो बहुजन समाज पार्टी का ज्यादा है। इस तरीके से हम बात करते हैं लोकसभा सन 2019 में, तो उसमें समाजवादी पार्टी की जो सीटें मिली हैं वो सिर्फ 5 सीटें हैं, और उसी की डबल सीट बहुजन समाज पार्टी की, यानी उसकी 10 सीट है। देखिए 2019 में एक बहुत बड़े सपने के साथ माननीय काशीराम और जनाब नेता मुलायम सिंह यादव जी के सपनों के ऊपर एक हमने बहुत बड़ा काम हमारे लीडर जनाब अखिलेश यादव जी ने किया। वो चाहते थे कि अनुसूचित वर्ग और ओबीसी और माइनॉरिटीज और जो सामान्य वर्ग के जो प्रोग्रेसिव सेक्शंस हैं वो लोग मिल के एक नया एक्सपेरिमेंट करें। तो आपको मालूम है कि राज्यसभा में, लोकसभा में नुमाइंदगी खत्म हो चुकी थी बहुजन समाज पार्टी की, लेकिन आदरणीय अखिलेश यादव जी ने इस नंबर्स को 15 तक पहुंचाया। और जिस तरह से अब मजबूरी जो भी रही हो, हम लोग बहन जी की बहुत इज्जत करते हैं और बहुत उनका एहतराम आज भी है, हम उस पर कुछ नहीं कहना चाहते हैं। क्या मजबूरी थी, कैसे थी, वो हमें नहीं पता। कि जो 2019 में इतनी बड़ी एकता कायम हुई उस पर जो है करारा प्रहार बीजेपी के पक्ष में बहुजन समाजवादी पार्टी ने किया। इससे अनुसूचित वर्गों में जो एक पढ़ा लिखा तबका है नौजवानों का, जो आज स्कूल में, जब कॉलेज में जा रहा है, उसकी सॉलिडेरिटी जनाब अखिलेश यादव जी के लिए बहुत ज्यादा बनी। और उन्होंने कहा कि यहाँ पर बीएसपी गलत है और समाजवादी पार्टी के साथ गलत हुआ है। तो और जिस तरह से जो भी मजबूरियां रही हों बहुजन समाज पार्टी की, चाहे वो सीए का मूवमेंट रहा हो, चाहे वो कश्मीर का में जो पूरी जो वो खत्म किया गया करार खत्म, हाँ जी, जो करार खत्म किया गया, और एग्रेरियन क्राइसिस का मामला हो, किसानों का मुद्दा हो, इन सारे सवालात पर, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक पर, बहुत सारे ऐसे मसलों पर बहुजन समाजवादी पार्टी बीजेपी के साथ खड़ी हुई नजर आई है। इसलिए लोगों का ये मानना है कि अब बहुजन समाजवादी पार्टी का जो मकसद है वो अब मकसद जनता के हक का मकसद नहीं है। इसलिए अनुसूचित वर्ग भी समाजवादी पार्टी की तरफ बहुत तेजी से जुड़ा है। उनकी पूरी लीडरशिप ने ये मान लिया है कि अब जनाब अखिलेश यादव जी ही बहुजन आंदोलन का भविष्य है। इसलिए अब मुसलमान भी उनके बहुत ज्यादा चक्करों में अब पड़ने वाला नहीं है कि जिससे वोट खराब हो, क्योंकि ये समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच का एक बहुत बड़ा महासंग्राम होने वाला। अभी आपने कहा कि जो है बहुजन समाज जो है वो भी तेजी के साथ बढ़ रहा है समाजवादी की तरफ, मुस्लिम समाज भी जुड़ा हुआ है और जो नहीं जुड़े हैं वो भी तेजी से जुड़ रहे हैं। लेकिन एक सवाल ये है कि कहीं ना कहीं लोग कह रहे हैं कि यादव वोट बैंक जो था समाजवादी पार्टी का वो कट रहा है समाजवादी पार्टी से, वो भाजपा की तरफ बढ़ रहा है, यादव समाज जो था। देखिए मैं आपसे बहुत हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस की उम्मीद नहीं करता हूं। अगर मैं आपको आजमगढ़ से ही एग्जाम्पल बता दूं, सिर्फ आजमगढ़ से, तो क्या आप बताना चाहेंगे कि गोपालपुर का जो यादव ओबीसी वर्ग है क्या वो बीजेपी में चला गया है? क्या निजामाबाद में पिछले 25 साल से विधायक हो रहे हैं हमारे बुजुर्ग मोदी साहब, यादव बहुल विधानसभा है, क्या के यादव बीजेपी में चले गए हैं? क्या आजमगढ़ के बाहर की बात करें आप, आजमगढ़ में तो सपा का पूरा जाइए,
सदर विधानसभा में अगर हम माइनॉरिटी की सीट मांगे, मैं आपको कॉन्टेक्स्ट समझ रहा हूँ, जहां मुसलमान होगा यादव बीजेपी में चला जाएगा। आप यही कहना चाहते हैं? आप कहिए, आपका साफ सवाल साफ जवाब। जी जी जी। तो एक सीट हमारी है सदर विधानसभा, 40 साल से मुस्लिम विधायक होते हैं और यादव बहुल सीट है। यादव वक्त तो कभी भारतीय जनता पार्टी में नहीं गया। मेरा ये कहना है कि जो अकलियत के हमारे समाज के लोग हैं, नेताजी के जो जमाने के लोग थे, जैसे वसीम साहब जो मिनिस्टर थे गोपालपुर से, और जो आलम बदी साहब हैं, ये लोग समाजवादी आंदोलन के लोग हैं। जब आप समाजवादी तहरीक का हिस्सा बनेंगे तो आपकी भाषा, आपकी जबान, क्योंकि पूरे सूबे में जैसे 49 एमएलए थे, मुस्लिम एमएलए जो 12-17 में थे, उनमें शायद ही 35 सीटें ऐसी थी जहां आप बगैर यादव के एमएलए नहीं हो सकते थे। ठीक है। और 15 सीटें ऐसी थी जहां मुसलमान 40% था, 50% था जिस विधानसभा में। लेकिन 40 सीटें ऐसी भी थी जनाब कि जहां आप बगैर यादव के आप एमएलए नहीं बन सकते थे। इसका मतलब ये है कि अगर आप अपनी नुमाइंदगी चाहते हैं तो वो समाजवादी पार्टी के जरिए बन सकती है, लेकिन आपको समाजवादी नजरिया, समाजवादी पार्टी नहीं कह रहा हूं मैं, समाजवादी नजरिया सियासत में पैदा करना पड़ेगा। और आपको ये समझना पड़ेगा कि जो कमजोर और महकूम तबके हैं, जैसे मुसलमान हैं, वैसे ही दलित हैं, वैसी महिलाएं हैं, वैसी ओबीसीज हैं, जब आप उनके सवालों पर, उनके हक हकूक पे खड़े होंगे तो उन्हें महसूस होगा कि आप उनकी आवाज है। और फिर नए सिरे से एक ऐसा रिप्रेजेंटेशन की नई तारीख बनेगी, क्योंकि सिर्फ मुसलमान नाम से कोई काम इस मुल्क में नहीं हो सकता। अच्छा, तो अमित जामाई साहब, नेताजी ने सन 2012 में वादा किया था मुसलमानों से कि रिजर्वेशन देंगे मुसलमानों को। सन 2012-17 में तो रिजर्वेशन मिला नहीं, तो क्या 22 में जब सरकार आएगी, जैसा कि आप कह रहे हैं, तो अगर आएगी सरकार तो क्या रिजर्वेशन मुसलमानों को मिलने की उम्मीद है, या ये भी सिर्फ एक चुनावी वादा है? देखिए, आपको शायद मालूम हो कि 12 के मैनिफेस्टो में एक बात शामिल नहीं थी। वो ये शामिल नहीं थी कि हम जितनी भी फलाही स्कीम्स होंगी उसे 20% जो मुस्लिम कॉन्सेंट्रेटेड एरियाज हैं उसमें हम उन्हें हिस्सा देंगे। ठीक है। और ये लागू हुआ। 20% जो भी फलाही स्कीम होंगी, चाहे वो ठेका में हो, चाहे वो कोई भी स्कीम हो, केंद्र सरकार की हो या राज्य सरकार की हो, उसमें 20% मुसलमानों का हिस्सा, जो कमजोर तबका है, उनको दिया जमाने में 12-17 में और उससे पहले भी, तो उनकी बिजली का दाम फ्लैट होगा। मतलब उन्हें सस्ती बिजली, आप ये मानते हैं कि जो गोंडा से लेकर, मऊ से लेकर बनारस तक जो ये पूरा हिस्सा है, उन्हें आप मुसलमान में ही गिनते होंगे ना, जो अंसारी वर्ग के लोग हैं और जात के लोग हैं जो इस पेशे में ज्यादा हैं। तो इनके लिए बिजली का मामला, इसके लिए उस जमाने में यूपी का हैंडलूम था, जहां सस्ते सब्सिडाइज धागे उन्हें मिलते थे, जिसकी वजह से उनका जो कॉस्ट है वो बहुत लो आया करता था, उनकी बचत होती थी। लेकिन आज 17 के बाद उन सारी चीजों को बीजेपी ने खत्म कर दिया गया। अब आप आइए बात रिजर्वेशन पर। रिजर्वेशन, आपको मालूम है कि ये सेंटर का सब्जेक्ट है। सेंटर का मतलब कि कोई राज्य ये कह सकता है कि हम चाहते हैं कि मुसलमानों को उनकी आबादी के मुताबिक, भाई 60%, 85% जब हम बोलते हैं, 85 और 15, तो उसमें 17-18% मुसलमानों की आबादी आती है। तो नेताजी ने तो कुछ गलत नहीं कहा। उन्होंने कहा कि ठीक है, नए सिरे से जाति जनगणना हो जाए और जिसकी जितनी आबादी है, आप 10% समान वर्ग को देना चाहते हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, 10% नहीं 15 दे दो। बट समाजवादी पार्टी डॉक्टर लोहिया के जमाने से इस वादे के साथ खड़ी है कि हम नए सिरे से जाति जनगणना चाहते हैं और मुसलमानों की आबादी 18% है, शिक्षा में, नौकरी में उनको आप उतना हिस्सा दीजिए। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ये वादा गलत क्या था? हमने विधानसभा के अंदर
सूबे में हमने इस बात का रेजोल्यूशन पारित किया, और ये काम केंद्र में जहां पे कांग्रेस की हुकूमत बैठी हुई थी, जब आदरणीय नेताजी ने, मुलायम सिंह यादव जी ने और हमारे मुख्यमंत्री उस जमाने के अखिलेश यादव जी ने केंद्र सरकार को यह बात कही कि आप इसे लागू करिए। भाई अगर मोदी जी 10% दे सकते हैं तो आपको 18% देने में क्या दिक्कत है? केंद्र में तो कांग्रेस की हुकूमत थी, समाजवादी पार्टी की हुकूमत तो थी नहीं यूपीए 2 के अंदर। तो ये कांग्रेस जो है वो शुरू से वही वही कभी भाजपा हो जाती है, वही कभी कांग्रेस हो जाती है। तो बेशक समाजवादी पार्टी ने जब ये देखा कि कांग्रेस का इस तरह का कोई मूड नहीं है, तो हमने सूबे में प्रोफेसर रंगनाथ मिश्रा कमीशन की जो सिफारिशात थी वो यही सब तो थी कि मुस्लिम बच्चियों के ड्रॉप आउट रेट बहुत ज्यादा हो गए हैं, इनको इसलिए नहीं पढ़ाया जाता है क्योंकि बहुत तबके पसमानदा है। जामिया में तो आप 1 साल की फीस 10 साल में जमा 10,000 रुपए में जमा कर लेते हैं, और यूपी में एक एक बच्चियों को मतलब 20,000 रुपए की फीस स्कॉलरशिप देना बहुत प्रोग्रेसिव स्टेप था कि जिससे हमारी बेटियां, उन बेटियों को लैपटॉप्स अखिलेश यादव जी ने पहुंचवाए, उन बेटियों को साइकिल पहुंचवाई बगैर रिजर्वेशन दिए हुए। जो एक कार्यक्रम था पुलिस की भर्तियों में, ये हुआ कि जो भी नीचे सतह पर जो उसमें कांस्टेबल से लेकर एसआई तक जो भी नौजवान आए, उसका कागज पत्तर और डील डॉल ठीक है तो वापस नहीं जाना। और पुलिस में भर्तियों में एक परसेंटेज उनकी तय की गई जिसे पूरा किया गया। और एक चीज जो अविश्वास हमेशा मुस्लिम समाज का रहा है कि उनके लोग पुलिस प्रशासन के बड़े ओहदों पर नहीं होते, कि हवलदार तो बना दिया, एसओ बना दिया, हमारा कप्तान नहीं है। तो आपको शायद याद हो यूपी के तारीख में ये दूसरी बार ऐसा एक कदम उठाया गया था। एक बार बहुगुना जी के समय पे था कि जब चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी एक साथ मुस्लिम माइनॉरिटी से थे, और एक दो बहुत ही काबिल, एक तो जनाब जावेद उस्मानी साहब थे जो 20 साल पीएमओ उन्होंने काम किया था, उन्हें चीफ सेक्रेटरी वो रहे यहाँ यूपी में कई साल तक। और जवीद अहमद एक बहुत ही काबिल आईपीएस बने, ताकि जो है दलित बनते हैं डीजीपी, ओबीसी बनते हैं या सामान्य वर्ग के लोग बनते हैं, हम चाहते थे कि इन सभी तबकात में भी ये कॉन्फिडेंस आए कि जैसे ये मुल्क सबका है वैसे मुसलमानों का भी है। और ये काम मैं आपको बता रहा हूं कि सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी सामाजिक न्याय, समाजी इंसाफ का काम के तकाजे को पूरा कर सकती है और कोई पूरा नहीं कर सकता। मतलब फर्ज इनकाउंटर रहा हो, चाहे दिल्ली की जो कब्रिस्तान कब्जे वाली बात थी उसमें आपका संघर्ष, चाहे सीएनआरसी में रहा हो, तो उससे पहले जो इसका संघर्ष था, उन संघर्षों में आपकी जो किरदार आपका जो था, उन पर कुछ आप जनता को बताएं कि आपने कौन कौन से संघर्ष किए। संघर्ष नहीं, संघर्ष देखिए, आजमगढ़ से स्कूलिंग करने के बाद हम लोग भी एक ख्वाब लेके जामिया मिलिया पढ़ने गए। जामिया मिलिया और फाइन आर्ट्स से तालीम हासिल करने के बाद एक छोटा सा मीडिया कोर्स करने के बाद कई टेलीविजन में और मीडिया हाउसेज में जैसे कोई भी एक नौकरी करना चाहता है, देखना चाहता है, उसी तरह हम लोग भी उस वक्त यूएनआई न्यूज सर्विसेज था जहां पे हम सीनियर प्रोड्यूसर प्रोग्रामिंग थे। यूएनआई जो न्यूज सर्विस है उनका एक टेलीविजन डिपार्टमेंट आया था। तो नौकरी और इज्जत बहुत अच्छे से चल रही थी 10 से 6, और सुबह काम पे जाना, शाम में घर आ जाना, यही था। लेकिन बटला हाउस जो कांड हुआ, उन स्टूडेंट्स को जो शायद आपकी उम्र के थे उस जमाने में 2000 के टाइम पे, तो इन बच्चों को मैंने बड़े होते हुए देखा था, चाहे वो साजिद मियां हो या आतिफ मियां हो, मैंने आंखों से देखा था और रोजाना होता था। जिस तरह से कांग्रेस की हुकूमत ने, चिदम्बरम थे और कांग्रेस के विधायक थे परवेज हाशमी, उन सब की, परवेज हाशमी की मौजूदगी में दिन के उजाले में इन बच्चों को गोलियों से छलनी कर दिया गया और बताया गया कि ये दुनिया भर के सबसे खतरनाक इंसान हैं और इनका ताल्लुक आजमगढ़ से है। और आजमगढ़ पे जैसे एक समझिए कि एक कयामत सी जैसे आ गई। और मैं आपसे सही से बताऊं तो स्टूडेंट मूवमेंट में जामिया मिलिया के टाइम पे हम एक्टिव थे, लेकिन
फिर जब ये नौकरियां वोकरियां लग गई तो बिल्कुल सियासत और से जो है बहुत मामला हट गया था। तो जब ये बटला हाउस हुआ तो हमने देखा कि जो पूरी मुस्लिम क़यादत थी दिल्ली के अंदर और मुल्क में भी कोई हमारी बात करने को नहीं था। कोई पॉलिटिकल पार्टी, कोई बात नहीं करना चाहता था। इस बात ने मुझे बहुत तकलीफ दी। और जिस दिन बटला हाउस हुआ उस दिन जमात इस्लामी के दफ्तर में मीटिंग हुई, जब मरहूम के जो रागिब अमीन साहब जो गुजर गए अभी जल्दी, हम वो जी लोग आजमगढ़ से जुड़े हुए लोगों का दरवाजा खटखटाते रहे, जो वहाँ के मशहूर लोग थे, लेकिन किसी ने दरवाजा संजयपुर आजमगढ़ के लोगों के लिए नहीं खोला। और उसका रिजल्ट ये हुआ कि हमने अपने बहुत सारे मुस्लिम दोस्तों से कांटेक्ट किया, जिनके साथ पहली मीटिंग जमात इस्लामी के दफ्तर में हुई, और वहां पे ये तय हुआ कि इन बच्चों की बॉडी को क्लेम कौन करेगा कि ये बच्चे हमारे हैं, क्योंकि कोई पुरसा हाल नहीं। तो जमात इस्लामी के मुश्तबा फारूक साहब, जनाब सैयद कासिम रसूल इलियास साहब, मैं ता जिंदगी इनके एहसानात को जो आजमगढ़ के ऊपर किए, इंसानियत के ऊपर किए, मैं इन्हें भुला नहीं सकता हूँ। और आप सब बहुत सारे बच्चों को शायद ये नहीं मालूम होगा कि जो जामिया के पुलिस स्टेशन में इन बॉडी का जो क्लेम है वो अमीर जामई के नाम है। ये दोनों बच्चे मेरे भाई हैं। अब आप सोचिए कि ये ताकत कहां से मिल रही थी कि जब पूरी स्पेशल सेल और पूरा एटीएस, पूरा मुल्क आजमगढ़ और जामिया बटला हाउस के खिलाफ खड़ा हो। और फिर उसके बाद जो पोस्टमार्टम हुआ उसमें हमारी सिग्नेचर से हुआ कि ये हमारे बच्चे हैं। और उसके बाद मियाँ मैं बताऊं कि जो गुस्ल, जिन 5-6 लोगों ने गुस्ल दिया उन बच्चों को, उनको मैंने अपने हाथों से मतलब नहलाया था। और ये जब सर में मैंने ऐसे हाथ डाला तो सिर्फ गोलियों की छलनी के निशान थे, पॉइंट ब्लैंक रेंज के, क्योंकि गोलियां सटा के मारी गई थी। अगर कोई इनकाउंटर होता है तो वो दूर से होता है, गोली जाती है और वो फाड़ देती है ऐसे करके, लेकिन जब आप सटा के मारते हैं तो वो एक काला सा निशान बन जाता है। और मतलब तो ये साफ था कि वो फेक इनकाउंटर था, किलिंग था, वो सीधे किलिंग था, मर्डर था, वो स्टेट स्पॉन्सर्ड मर्डर। उसके बाद एक बहुत ही शदीद गुस्सा, एक तो मुस्लिम की आदत के खिलाफ था कि पूरे मुल्क में वो कुछ बोलना नहीं चाहते हैं। फिर वो पॉलिटिकल पार्टियां जिन्हें मुसलमान अपना समझते हैं वो कहीं आना नहीं चाहते हैं। मरहूम अमर सिंह जी समाजवादी पार्टी के उस वक्त एमपी थे, और ममता बनर्जी जी, ये सभी लोगों का ओखला में आना शुरू हुआ। और उस वक्त तो ये मकसद था कि कैसे बटला हाउस के खिलाफ लड़ाई का आगाज हो। तो चाहे वो पूरे दिल्ली में बटला हाउस में पूरी तहरीक को खड़ा करना हो। उसके बाद आजमगढ़ के लोगों ने, वहाँ की आवाम ने एक बहुत बड़ी ताकत जनसंघर्ष की खड़ी की, जिसमें पूरा आजमगढ़ और जौनपुर आसपास के जो जिले के लोग थे, इन्होंने इस क्या कहते हैं जुल्म ज्यादती के खिलाफ एक बड़ी तहरीक का आगाज किया। लेकिन मेरा ये मानना था कि संघर्ष के साथ साथ, क्योंकि बटला हाउस सिर्फ 2 बच्चों की बात नहीं थी, तब तक जो है 1992 के बाद, जब ये सिमी का मूवमेंट के बाद सिमी के नाम पे बहुत सारे इनोसेंट यूथ को जेलों में सड़ाया गया था। तो ये हुआ कि ऐसा क्या काम किया जा सकता है कि जिससे इस नाइंसाफी के खिलाफ एक जुडिशियल तरीके से एक तहरीक खड़ी हो, कोई एक कानून बने संसद से, क्योंकि जनसंघर्ष का मतलब है कि संसद से कानून बने। तो जो आजमगढ़ की तहरीक थी वो 2-3 साल तो और बहुत आक्रामक तरीके से चली, और कुछ लोगों को उन्होंने फायदा भी पहुंचाया। बट दिल्ली से हम लोगों ने एक नया, क्योंकि हमें ये लगता था कि कांग्रेस ने ये सब कराया है, जब से ये सब शुरुआत हुई है, कांग्रेस के खिलाफ हमें एक फोर्स खड़ी करनी पड़ेगी। उनके खिलाफ हमें पूरे देश के राजनीतिक दलों का समर्थन लेना होगा, तब जाके कोई कानून बनने की हम उम्मीद कर सकते हैं। तो उस वक्त हमने कम्युनिस्ट पार्टी के मरहूम बहुत अजीम नेता जनाब एबी बर्दन साहब,
और कॉमरेड अतुल कुमार अंजान साहब, कांग्रेस के बागी सांसद मणिशंकर अय्यर साहब, और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से राज्यसभा रहे हम सबके बड़े भाई जनाब मोहम्मद अदीब साहब की क़यादत में एक बहुत बड़ी तहरीक पीपुल्स कैंपेन अगेंस्ट पॉलिटिक्स ऑफ टेरर के नाम से हम लोगों ने खड़ी की। और ये था कि पहले हम सारे राजनीतिक दलों को तैयार करेंगे कि जो टेररिज्म के नाम पे हो रहा है, जो बात आपको बताई जा रही है, वो उसके उलट भी कोई बात है। क्योंकि सारे राजनीतिक दल ये कहते थे कि कोई धुआं होगा तभी तो आग होगी, मेरा बेटा क्यों नहीं पकड़ लिया गया, मुसलमान क्यों पकड़े जाते हैं, होंगे तभी तो होगा। तो 2012 में हमने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बहुत सारे जो जेल से छूटे हुए लोग थे, बिहार से लेकर यूपी तक, उनका हमने पीपुल्स ट्रिब्यूनल बनाया। उस ट्रिब्यूनल में आपको हैरत होगी, आज शायद 12 के 12 8 9 साल हो गए, 10 साल हो गए, 10 साल हो गए। तो उसमें हमने पूरे देश के इवन रामविलास पासवान साहब, उसमें कुलदीप नैयर साहब मरहूम, जनाब बेबी बर्दन साहब, फारूक अब्दुल्ला साहब, कम्युनिस्ट पार्टी के डी राजा साहब, मणिशंकर अय्यर साहब, हनुमंता राव एक आंध्रा के सांसद हुआ करते हैं कांग्रेस के, वो बड़े ही रेवोल्यूशनरी लीडर माने जाते हैं। इन सभी के सामने 4 घंटे का 5-6 घंटे प्रोग्राम चला, जिसमें ये सारे एक्विटेड विक्टिम्स आए थे। उनकी स्टोरी सुनने के बाद पहली बार ये बात पॉलिटिकल क्लास ने शुरू की कि एक्चुअली आतंकवाद के नाम पे इस देश में कुछ गलत हो रहा है। फिर हमने इससे बड़ी एक प्रोग्राम या रैली के लिए, जो कह लीजिए, इसको हमने वहीं पे मावलंकर भवन है, उसमें हमने मुल्क के, मतलब आप सोचें कि और लालू यादव जी से लेकर सीके जाफर शरीफ साहब, कॉमरेड प्रकाश करार साहब, कॉमरेड एबी बर्दन साहब, मणिशंकर अय्यर साहब, माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन उस जमाने के वजात हबीबुल्ला साहब, और जितने लॉयर्स उस वक्त लड़ रहे थे पूरे मुल्क में केसेस, हमने उनको बुलाया था वहां पे। और जितने नौजवान छूटे थे, ये वो टाइम था कि जब पॉलिटिकल क्लास ने ये बात करनी शुरू की कि इस मुल्क में कुछ गलत हो रहा है और हमें मुसलमानों का साथ देना है। फिर संसद के अंदर एक 54 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की इसी तहरीक की वजह से एक कमेटी बनी कि जब संसद हो तो 0 आवर में क्वेश्चन नहीं हो, उसके लिए एक सेशन चले और इसमें आईबी को और पुलिस की जो जिम्मेदारी है वो तय हो। लेकिन आप जानते हैं कि पी चिदम्बरम कितना जालिम गृह मंत्री थे कांग्रेस के। इसमें हमें कामयाबी ये मिली कि हम गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे तक पहुंचे। इसके बाद हमने हैदराबाद में रैली की। तो हैदराबाद में तो ना नकीबे मिल्लत आए और ना फायदे मिल्लत आए। हैदराबाद में जब हम लोगों ने पीपल्स ट्रिब्यूनल किया, क्योंकि वो अवामी था, हमने सबको बुलाया था। फिर उसके बाद हम नांदेड़ गए, जहां पे बहुत ज्यादा इस तरह के मामले हुए थे, सबको लेकर गए। ये जो लीडरशिप है हर जगह जाती थी। फिर हमने लखनऊ के रफायम क्लब में हजरत मौलाना राबिया साहब की सरपरस्ती में पूरे मुल्क से लोगों को लाके यहां बिठाया, ताकि एक माहौल बने कि उसमें दानिश्वर, इंटेलेक्चुअल्स, मुस्लिम बुद्धिजीवी, ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिकल क्लास, सबकी हमने जवाबदेही तय करने की कोशिश की थी। हम आपको ऐसे बैठने नहीं देंगे। उसके बाद ये हुआ मियां कि 2014 की अगस्त में नहीं, 14 के और शुरुआत में जनाब सुशील कुमार शिंदे साहब ने, और जो हमारी ड्राफ्टिंग थी, जो फॉर्मर जजेस ने जो की थी, कि जो बच्चे 1 साल में आप स्पीडी ट्रायल करिए, फास्ट ट्रैक देश के राज्यों में बनाई जाए, 1 साल में उनका कोर्ट केस फास्ट ट्रैक करके आप उन्हें बेल दीजिए। अगर मुलजिम है तो उन्हें सजा दीजिए, उससे तो किसी को परहेज है नहीं, है ना। कोई गलत है तो उसको आप सजा दीजिए। तो इस काम को करने में 12 से 14 में इस काम को मैंने इसलिए किया कि जो सैफी साहब हैं, जब मैं इनसे रिपोर्टिंग में बात करूंगा
तो मैं इनकी आंखों में आंखें डालकर बतौर नौजवान लीडर बात कर सकूं कि मैंने आपके लिए, कम्युनिटी के लिए, लोगों के लिए मैंने ये काम किया। तो इसमें पूरे देश के हमारे जो सेकुलर फोर्सेस थे, उस वक्त मरहूम मोहन सिंह साहब थे, समाजवादी पार्टी के अजीम रहनुमा थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, उनका बहुत साथ पार्लियामेंट में। प्रोफेसर रामगोपाल यादव साहब ने उस जमाने में हम लोगों की सब बात को लेकर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी से मिले। तो ये सब एहसानात थे जो काम हम लोग इनकी मदद से कर पाए, क्योंकि बगैर पॉलिटिकल लोग ये लड़ाई पॉलिटिकल है, उसको पॉलिटिक्स से आप लड़ सकते हैं। फिर उसके बाद फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में 200 मुस्लिम परिवारों को गांव से निकाल दिया गया एक मस्जिद के झगड़े में। एक दिन तो सभी लोग जाके फोटो खिंचवा के चले आए, 5 लाख 6 लाख रुपया जनाब नकीब मिल्लत भी देकर आए। बट अमीक जामई का हमारा जो मेरे अंदर जो बात थी कि जो उनका घर है, जो उनको निकाल के मजबूर किया गया, अगर ऐसा होना शुरू हो गया तो पूरे मुल्क में ऐसा होगा कि ये बाहर निकालो गांव से। तो हमने सोचा कि नहीं, इसमें जब तक ये अपने घर वापस नहीं आ जाते हैं तब तक हम बल्लभगढ़ से हटेंगे नहीं। और फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में आपको बताऊं तो हमने वहां कैंप गाड़ दिया। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में 8 महीना काम करना हुआ, जिसमें हमने मरहूम स्वामी अग्निवेश साहब की मदद ली, क्योंकि ये जो बेल्ट है पूरा, ये जाट बेल्ट है। जाट बेल्ट में आर्य समाज का बहुत असर है, लेकिन उस वक्त बीजेपी की सरकार आई थी नई, तो वहां के नौजवानों पे एक भूत तैयार कर दिया था उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ। आप सोचेंगे कि वही कम्युनिटी जिनके बीच में हमने 8 महीना काम किया और जो उनके बुजुर्ग जाट लीडर्स थे, उनको बात करते करते जो मुसलमान परिवार थे उनके लिए खाने की अशिया, कंबल है, क्योंकि उस वक्त ठंड का मौसम था और बहुत शदीद ठंड पड़ रही थी, उनके लिए पूरा इंतजाम करना। और 6 महीने हम लोगों ने वहां पर उनका साथ दिया और उसका रिजल्ट ये हुआ कि वो 200 मुस्लिम परिवार अपने गांव में वापस आ सके। तो मेरा ये कहना है कि पॉलिटिशियंस का काम ये नहीं होता है कि वो जिला पंचायत में अपने मेंबर्स बेचें, वो डीलिंग करें, पैसे का लेन देन करें, एमएलए बनने का सपना ही सिर्फ देखें। लीडरशिप का मतलब ये होता है कि जो मुस्लिम क़यादत, जो बिलखसूस मैं बात करना चाहता हूं, कि जहां पे भी जुल्म ज्यादती हो उसको कानून और डेमोक्रेटिक दायरे से, पीसफुल दायरे से उस लड़ाई को अपने हाथ में ले और उसमें गरीब गुरबा लोगों के साथ जो जुल्म ज्यादती हो रही है उसको एरिडिकेट करे। फिर उसके बाद रोहित वेमुला मूवमेंट का आगाज हुआ, जब एक स्टूडेंट की हत्या हो गई हैदराबाद में। तो दिल्ली में रहने का वो मेरा आखिरी तहरीक है जिसमें मैं दिल्ली के रहने में जो हम लोगों ने किया। तो जो फ्रंट रोड्स के जो लीडर्स थे, 8-10 लोग जिन्होंने इस पूरे मूवमेंट को खड़ा किया, उसमें हम लोगों ने, क्योंकि हम लोग यूथ फेडरेशन में थे उस वक्त कम्युनिस्ट पार्टी के, तो बहुत ही आक्रामक मूवमेंट खड़ा हुआ था। यूनिवर्सिटी के अंदर स्टूडेंट के लीडर थे, जेएनयू के, जामिया के, और आउटसाइड से हम लोग उसके अंदर शामिल थे। आपको याद होगा कि इसी रोहित वेमुला की लड़ाई में पटियाला कोर्ट में बीजेपी के एक विधायक के हाथों हमारे ऊपर जानलेवा हमला हुआ था। मतलब वो फोटो खिंचाने के लिए हमला नहीं हुआ था, मतलब उस तहरीक का में हम लोग चिन्हित थे। बीजेपी को मालूम था कि ये बल्लभगढ़ में इसने क्या क्या किया हुआ है, जिसकी वजह से हमारे ऊपर जानलेवा हमला हुआ। और आपको मालूम होगा कि वो कितना ब्रूटल था, क्योंकि हम वहां अकेले पड़ गए थे। हम अपने हाथ में कानून को, वायलेंस को हाथ में हम आप नहीं ले सकते, इसलिए जो कुछ हुआ वहां पे होने दिया गया। और बहुत जल्द बीजेपी एमएलए ओपी शर्मा को सजा होने वाली है। कानून केस एकदम खत्म के आगाज पर है। लेकिन फिर जब हम लखनऊ भी आए 2017 में, इस अंदर और जब समाजवादी पार्टी में कुछ नहीं बचा था, सरकार जा चुकी थी, ना एमएलए की उम्मीद, ना एमएलसी की उम्मीद, ना कुछ किसी नौकरी की उम्मीद, तब आए जब कुछ यहां सब सूख चुका था। तो हमें लगा कि उस वक्त जब सहारनपुर कांड हुआ, जिसमें दलितों के ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार हुए थे, तो आते ही हमने यहाँ पर
तब हम समाजवादी पार्टी में नहीं थे। तो हमने यहाँ पर एक पूरा बहुत बड़ा तहरीक खड़ा किया जिसमें स्टूडेंट, यूथ, नॉन बीजेपी आरएसएस पार्टियों के सब लोग शामिल थे। कांग्रेस के भी थे, लेफ्ट के भी थे, सपा के भी थे, बट ऑर्गेनाइज हम लोगों ने उन्हें किया और उसमें गोसाईगंज जेल काटी। वो पहला सरकार जाने के बाद सबसे पहला बड़ा आंदोलन है। लेकिन जिस तरह से पुलिस ने उसे कुचला, तो हमारा ये ख्याल था कि दिल्ली और यूपी में बहुत फर्क है, और यूपी में अगर आप लड़ाई लड़ना चाहते हैं तो आपको कोई पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म चाहिए होगा। विदाउट पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म आप यहां फाइट नहीं कर सकते हैं। तो इस बात को लेकर जनाब अखिलेश यादव जी से बहुत दिनों से बातें चल रही थी, और हम लोगों के कुछ अपने सवाल थे, जो सवाल आपके दिल में थे, जो आपने मुझसे दागे हैं, पूछे हैं। तो ये सवाल उन्होंने कहा कि ये हमारी रूह है जो आप बोल रहे हैं, ये पूरी ताकत है कि समाजी इंसाफ के मामले में, आरक्षण के मामले में, गरीब गुरबा कमजोर पे कहीं जुल्म हो उसके खिलाफ समाजवादी पार्टी, आप सब लोग, हम लोग सब लोग मिलकर लड़ेंगे। तब जाके हमने समाजवादी पार्टी की मेंबरशिप ली। एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि एक उड़ती हुई खबर आ रही है कि आप जौनपुर से एमएलए का चुनाव लड़ रहे हैं, विधानसभा में आप चुनाव लड़ रहे हैं जौनपुर सीट से, तो कहां तक सच्चाई है? देखिए, जो पीपुल्स जो अवामी लोगों के बीच में काम करते हैं, उनके साथ एक बहुत बड़ी दिक्कत है। अब जैसे लखनऊ में हमने सीए मूवमेंट की कॉल दी, यहां हमने 30 निर्दोष बच्चों को जेल से छुड़ाया, तो लखनऊ वालों को लगता है कि हम लखनऊ से चुनाव लड़ रहे हैं। जी, डिपार्टमेंटल क्या है, वहां की पूरी बीएसपी समाजवादी पार्टी में हमारे जरिए शामिल हुई, तो वहां के लोग बहुत मोहब्बत करते हैं समाजवादी पार्टी की वजह से। तो हम वहां जाते तो उनको लगता है कि यहां से लड़ रहे हैं। और मैं आपको सही बताऊं कि मैंने टिकट की डिमांड्स आदरणीय अखिलेश यादव जी से कहीं से नहीं की है, ना ही हम एप्लीकेंट हैं, ना ही मैंने कहा है कि मुझे चुनाव लड़ना है। लेकिन एक बात तो सैफी मियां हकीकत है कि जो लोग पॉलिटिक्स में हैं वो चुनाव ही तो लड़ेंगे, इमामत तो करेंगे नहीं। लेकिन ये जनता तय करे कि उनका लीडर कौन होगा, जनता तय करे। जो मेरे मामले में है, जो ये मैं चाहता हूं कि अगर जौनपुर सदर में ये अफवाह भी है, तो जौनपुर की जनता तय करे कि बीजेपी का जो वहां मिनिस्टर है गिरीश यादव, जिसने 4.5 साल में सिर्फ दंगे फसाद हिंदू मुस्लिम करने का काम किया है, उसकी जुल्म ज्यादती के सामने जौनपुर के लोगों को लीडर चाहिए कि डीलर चाहिए? तो हम तो लड़ते रहे, अगर जौनपुर की जनता की आवाज लखनऊ तो पहुंचेगी। और मेरे नेता ने, जिन्हें हम सब लोग सबसे पहले मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं, कोई सपना नहीं है एमएलए एमएलसी का, कुछ भी कोई सपना नहीं है। हम चाहते हैं कि वो अगर मुख्यमंत्री बन गए तो लोकतंत्र और संविधान के प्रति एक बहुत बड़ा काम ये हो जाएगा। अगर उनकी इजाजत हुई, हुक्म हुआ चुनाव लड़ना, चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे, और पूरे सूबे में जीतेंगे।